एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ तक हमें बात क्लियर हो गई थी। तो हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि फोर्स जो होता है वो जिस बॉडी पे काम करता है वो मान लो एक लाइन ऑफ एक्शन में काम कर रहा है, एक फिक्स डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करती थी, हमने ये देखा था। ठीक है, जब तक कि बॉडी फ्री है, ये जो बॉडी है जिसे मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, ये जब तक कि फ्री है, किसी से अटैच नहीं है, तब तक जब तक उस पर फोर्स लगेगा तब तक वो बॉडी जो है उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट शो करेगी। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई थी। लेकिन थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया था जो जिसे हम कहते हैं वेट। वेट के बारे में जरा हम देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वेट में क्या होता है कि देखो हमारा जो अर्थ है, अर्थ जो है वो अपने ओर दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है। ठीक है, और ये जो खिंचाव है जिसे अट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, यही एक्चुअली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दो, या फिर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बोल दो। ठीक है, इसी अट्रैक्शन के वजह से इस ऑब्जेक्ट में एक पुल मिलता है अर्थ के ओर। अब इस पुल के वजह से अगर ये ऑब्जेक्ट मान लो 1 kg का है, जस्ट इमेजिन ये ऑब्जेक्ट अगर 1 kg का है, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से इसमें एक एक्सेलरेशन जनरेट होता है जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको अप्रोक्सीमेटली 10 कह दिया गया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से? इसका ये मतलब होता है कि हर एक सेकेंड में क्या होगा, बॉडी की स्पीड जो है नीचे गिरते समय 9.8 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक हम ये बात समझ जाते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और ये होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर लगे तो। और यहाँ पे अगर मान लो मैं 1 kg का ऑब्जेक्ट लेता हूँ, 1 kg जो कि उसका मास है, अगर उस 1 kg का ऑब्जेक्ट पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर फोर्स लगता है तो हम उसे बोल देते हैं कि यह 1 kgf फोर्स है, और ये इक्वल टू होता है 10 न्यूटन के। कैसे होता है ये 10 न्यूटन के इक्वल, ये मैं दिखा देता हूँ अभी। जैसे मान लो कि हमें फोर्स निकालना है, ये क्या है, फोर्स ही तो है 10 न्यूटन। अब ये कैसे ये 10 न्यूटन आया ये समझ लो। मान लो ये 1 kg का ऑब्जेक्ट था, यानी कि इसका मास कितना था 1 kg। अब इस पे कितना एक्सेलरेशन लगे जिससे कि ये फोर्स जो हो 10 न्यूटन के बराबर हो। ठीक है, तो ये हमने कैसे पता किया था, ये देखो हमें ये पता चल गया। मान लो कि 10 न्यूटन है, ठीक है, तो 10 से इसको अगर डिवाइड करते तो हमें यहाँ पे कितना आ जाएगा, वैल्यू एक्स का वैल्यू आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि फोर्स जो है वो 10 न्यूटन है। यानी कि देखो ये ध्यान से, एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना हमें रखना पड़ेगा यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तभी इससे फोर्स जो आएगा वो कितना आएगा भाई 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को बोलते हैं 10 न्यूटन, या इसी को बोलते हैं 1 kgf। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये होता है वेट, और वेट किसकी वजह से जनरेट होता है, किसी भी कोई भी बॉडी पे इसका मान लो मास है समथिंग, और उसमें अट्रैक्शन के वजह से, अर्थ के अट्रैक्शन के वजह से जो फोर्स लग रहा है ना, वही फोर्स एक्चुअली इस फोर्स को क्या बोल देते हैं, वेट बोल देते हैं। ठीक है, एक्चुअली उसी फोर्स को ही वेट बोल देते हैं जितना एक मास पे लग रहा होता है अर्थ के द्वारा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर मान लो मास 7 kg है तो उस पर एक्सेलरेशन अगर 10 है तो इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा अर्थ पे। जैसे मान लो एक अर्थ पे एक बॉडी जो है वो बॉडी है 7 kg का। ठीक है, ये एक बॉडी है जो कि 7 kg का है, और ये अर्थ की ओर जो है खींचा चला आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये क्या है, एक्सेलरेशन है।
और ये क्या था, ये मास था। तो अर्थ पे इस बॉडी का वेट कितना होगा ये बता दो कोई। बहुत आसान है ना, आ गया आंसर। हाँ, कितना हो जाएगा बताओ, 70 न्यूटन। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेट किसका, ऑब्जेक्ट का, अर्थ पे। ठीक है, तो ये जो वेट है, ये वेट ना चेंज होते रहता है। क्यों चेंज होते रहेगा, इसलिए चेंज होते रहेगा क्योंकि अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज कर दें तो वैल्यू चेंज हो जाएगा ना। जैसे मान लो यहाँ पे देख लो, अगर मान लो ये 7 kg का ही बॉडी था, लेकिन अगर एक ऐसा जगह पे हम चले जाए जहाँ पे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट 7 न्यूटन हो जाएगा। और जहाँ पे मान लो ये 15 रहता तो वहाँ पे क्या हो जाता, 105 हो जाता। समझ रहे हो। तो जैसे जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा वैसे वैसे बॉडी का वेट भी चेंज होगा। लेकिन हाँ, इससे ये मत कंफ्यूज हो जाना कि वेट चेंज हो रहा है तो मास भी चेंज होगा, नहीं। मास हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। वेट क्या है, वेट चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और अकॉर्डिंग टू द मास। अगर सेम मास है तो वेट चेंज हो सकता है अलग अलग प्लेनेट पे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फोर्स का कुछ इफेक्ट, जिसको हम लोग कहेंगे टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एक ऐसा फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे जिसके वजह से उस बॉडी में टर्निंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है। पहले हमने देखा था कि किसी बॉडी पे मान लो, अगर किसी बॉडी पे जब हम फोर्स लगा रहे थे तो क्या हो रहा था, ये बॉडी मूव कर रहा था। ठीक है, ये होल बॉडी मूव कर गया था, ये होल बॉडी मूव कर गया था। लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि इसके वजह से ये स्ट्रेट लिनियर लाइन में नहीं मूव करके एक सर्कुलर पाथ में मूव कर जाएगा। ये कैसे होगा भाई, ये कब हो सकता है ये हम जानेंगे। तो ये तब हो सकता है जब बॉडी क्या हो, कहीं से पाइवोटेड मतलब कोई एक पार्ट जो है इसका किसी चीज से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, फिक्स्ड हो, क्या हो, फिक्स्ड हो। दूसरा, इस पे जो फोर्स लगे वो टेंड कर रहा होगा, फोर्स जो लगता है वो कोशिश कर रहा होगा कि बॉडी को मूव करा दे, ना कि लिनियरली ले जाए, लिनियरली मूव ना कराए बल्कि सर्कुलरली मूव करा दे। उस टेंडेंसी ऐसा रखता होगा। वो टेंडेंसी कैसे आएगा वो भी फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो फैक्टर अभी जस्ट बताऊंगा। ठीक है, पहले समझ लेते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, टर्निंग इफेक्ट कैसे जनरेट होता है। जैसे समझ लो कि मान लो कि एक बॉडी था, ठीक है, ये ऐसे करके रखा हुआ है और मैंने क्या किया, ये मान लो वुडन ब्लॉक है, क्या है, ये वुडन ब्लॉक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वुडन ब्लॉक में एक होल करके इस साइड मैं एक किल ठोक दिया और इस किल के वजह से ये जमीन में जो है धंस गया है। ये जो ब्लॉक था ये जमीन में धंस गया। ठीक है, अब यहाँ से कोई इंसान इस पे फोर्स लगा रहा है किसी भी तरह समहाउ। अब मान लो ये जो इंसान है इस पे फोर्स लगा तो रहा है, लेकिन ये बॉडी आगे नहीं मूव करेगी। क्यों, क्योंकि इसमें हमने किल ठोक दिया है और जिसके वजह से ये जमीन में धंसा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, बॉडी मूव तो नहीं करेगी लिनियरली आगे लाइन में, बट ये क्या होगा, इस पार्ट से इस ओर घूम जाएगा। समझ रहे हो ये कैसे होगा, नहीं समझ रहे हो, चलो कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। चलो देखते हैं, मान लो कि तुमने एक पेन ले लिया, क्या ले लिया, एक पेन ले लिया। ये सब आसानी से समझ जाए। इसमें क्या होगा, इस पेन को मान लो किसी तरह तुमने
यहाँ पे किसी तरह इस एरिया में जो है ना फेविकॉल लगा के किसी तरह नीचे एक रबर पे चिपका दिया, ठीक है, और उस रबर को किल ठोक के जमीन में या टेबल पे चिपका दिया, ठीक है। ये टेबल ऐसे है मान लो, ठीक, समझ रहे, ये टेबल है। अब इधर से मान लो कोई ऑब्जेक्ट पे कोई इंसान जो है इसी पेन पे मान लो एक फोर्स लगाए, तो ये सोच के कि ये पेन थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगा, ये पूरा पेन डिस्प्लेस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा ऐसा? क्योंकि ये पेन जो है इस एरिया में पाइवोटेड था, इस एरिया में पाइवोटेड होने की वजह से ये पेन डिस्प्लेस ना होके ये इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर जाएगा और ये पेन एक्चुअली ऐसे घूम जाएगा, ठीक है, ना कि ये सीधा जाएगा। समझ रहे हो? जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में ये पेन नहीं जाके बल्कि ये पेन घूम जाएगा। और ये क्यों हुआ? क्योंकि ये पेन जो है यहाँ से बंधा हुआ था, ठीक है। उसी तरह ये वुडन ब्लॉक में भी होगा। तो एक्चुअली क्या होता है, जब फोर्स किसी पाइवोटेड ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हो तो उस कंडीशन में अगर ये फोर्स उसको मूव नहीं करा पा रहा है और परपेंडिकुलर लग रहा है उस पाइवोटेड पॉइंट से, तो क्या कराएगा, उसको एक टर्निंग इफेक्ट देगा, ठीक है, जिसे कि हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्या होता है ये मोमेंट ऑफ फोर्स, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखो इसमें एक दो पॉइंट समझना और भी जरूरी है। ये वाला एग्जांपल पेन वाला अच्छा था, समझ में आया था, इसलिए इसी को देखते हैं। मान लो इस पेन को हमने किसी तरह यहाँ पे पाइवोट कर दिया था, फिक्स कर दिया था, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से पाइवोटेड है वर्टिकली, यहाँ से मैं दिखाने के लिए तो ऐसे ही डायग्राम बनाऊंगा ना 2D में, ये 3D में मान लो ये मैंने फिक्स कर दिया है, ठीक है, एक टेबल पे, ये लो टेबल भी बना ही देता हूँ, ठीक। अब क्या हुआ, जब इधर से फोर्स आया, जब किसी ने इधर से ऐसे फोर्स लगाया, एक इंसान ने इधर से फोर्स लगाया इस कुर्सी पे, तो ये इधर से मूव हो गया। एक्चुअली में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पाइवोटेड है और इसी पॉइंट पे एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ये एक्सिस बन गया जिसके तरफ से, या मान लो कि जिसके साइड से क्या हुआ, रोटेट हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट पाइवोटेड था, इसलिए एक ऐसा एक्सिस बन गया जिसके चारों तरफ ये रोटेट कर गया, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। कैसे समझेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन को थोड़ा और अच्छे से मैं बताता हूँ। गिरनी देखा है, गिरनी ऐसा होता है ना, बीच में क्या होता है, एक पॉइंट होता है और हल्का सा ऊपर निकला हुआ होता है एक हैंडल से पकड़ने के लिए और एक थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट, ठीक है। जब हम इसको ऐसे मूव कराते हैं, इसे घुमाते हैं, तो ये इसी पार्ट पे है ना, इसी पार्ट पे बस यहाँ पे घूमते रहता है। तो ये एक एक्सिस है, यही एक्सिस पे ये जो घूर्णी है ये घूमते रहता है, इसी एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ तक समझ में अगर आया तो थम्स अप करो। आगे देखो, जब हम फोर्स लगाते हैं इस पे, इस पेन पे, तो इस फोर्स की वजह से ये एक एक्सिस है जिसे पाइवोटेड था और इसी एक्सिस की ओर ये घूम जाता है, ठीक है। तो हमने इसे बोल दिया क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इस फोर्स को जो कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर लग रहा था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो ये था, यहाँ से इस फोर्स को इस डायरेक्शन में लगा रहे थे और यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो ये था। जब इस फोर्स को एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें फ्रॉम
एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो जो क्वांटिटी आता है वो एक्चुअली में क्या होता है, एक मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, या फिर हम बोल सकते हैं क्या होता है वो टर्निंग पॉइंट, टर्निंग इफेक्ट होता है। ये क्या होता है एक्चुअली में, टर्निंग इफेक्ट। इसको एक्चुअली में हम लोग टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई है। तो ये जो टर्निंग इफेक्ट जनरेट होता है किसी भी बॉडी में, ये होता है मोमेंट ऑफ फोर्स के वजह से, सॉरी फोर्स के वजह से, जो कि परपेंडिकुलर लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे और उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के। ठीक है, यहाँ तक अगर क्लियर हुई तो चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो यहाँ एक बॉडी है इस तरह से, ठीक है, इस बार ये मान लो मिट्टी का बना हुआ है और तुमने इसमें एक छेद कर दिया, होल कर दिया, और इस होल के थ्रू यहाँ पे एक छोटा सा लकड़ी डाल देते हो, ठीक है, और इस लकड़ी के थ्रू इस बॉडी को जमीन में गाड़ दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्या करते हो, दूसरा काम क्या करते हो, इस बॉडी पे, ये बॉडी पे पहले तो तुमने इसको पाइवोट कर दिया, जमीन में फिक्स कर दिया। ठीक है, अब क्या किया, पाइवोट कर दिया, फिर तुम इस पे एक फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन से, जो मैं एरो बना रहा हूँ उस डायरेक्शन से तुम एक फोर्स लगा रहे हो। अब बताओ कि इस फोर्स के वजह से क्या ये बॉडी मूव करेगा इस डायरेक्शन में? नहीं करेगा। तब तक नहीं करेगा जब तक कि ये पाइवोटेड पॉइंट टूट ना जाए। अगर ये पाइवोटेड पॉइंट टूट गया तब तो क्या होगा, बॉडी मूव कर जाएगा। लेकिन अगर नहीं टूटा है तो बॉडी मूव नहीं करेगा। समझ गए, बॉडी मूव नहीं करता है, ये बॉडी मूव करना इम्पॉसिबल है। ठीक, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैं सेकेंड एरो बना रहा हूँ, समझ रहे हो, ये फर्स्ट एरो था, ये सेकेंड एरो था। अब क्या है, एक दूसरा लड़का है, वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देता है। ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है और वो पहला वाला जो था वो इस डायरेक्शन में जा रहा था। ठीक है, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, एक्चुअल में ये जो डिस्टेंस है इस फोर्स पे, जो फोर्स में व्हाइट पेन से शो कर रहा हूँ, इस फोर्स के डायरेक्शन में, लाइन ऑफ डायरेक्शन में, लाइन ऑफ एक्शन में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को अगर फोर्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस बॉडी में जो रोटेशन आएगा, टर्निंग आएगा, वो हमें क्या बताता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है चीज़ें। अब हम इसी में आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये हेल्पफुल है हमारे डेली लाइफ में, और क्या क्या फैक्टर है जो कि इसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला फैक्टर तो हमने यही देख लिया। ये जो फैक्टर, पहला फैक्टर जो था तुमने जो देखा वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना लगा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना लगा है। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट। समझ रहे हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट, ये भी समझ, जहाँ से ये फिक्स हुआ है, फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट। इस पॉइंट से, ब्लू पेन से दिखा देता हूँ, इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस डिस्टेंस पे, ठीक है, फोर्स जो लग रहा है, ये दोनों फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि ये बॉडी टर्न कितना होगा, नहीं होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है तुम्हारा गेट, घर का गेट। ठीक है, ये जो गेट है ये
बंधा हुआ रहता है, हिंज रहता है, ठीक है। अब क्या हुआ, किसी ने यहाँ पे गेट पे ऐसे धक्का दिया, ठीक है, तो क्या होगा, गेट घूम के खुलता है, तो टर्निंग इफेक्ट जनरेट होगा। ये किसके वजह से होगा, क्योंकि ये हिंज पॉइंट यहाँ पे है, फोर्स हम लगा रहे हैं, और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यही एक्सिस है जिसके चारों तरफ गेट घूमेगा। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया। क्या लगाया, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो क्या होगा, गेट ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। और एक फ्लोर ग्राइंडर का एग्जांपल तुम देखे होगे, ऐसे जो गोल सा रहता है, जैसे इसमें कि वीट डालते रहते हैं दाना, इसको फिर ऐसे घुमाते रहते हैं गाँव वगैरह में, जिससे क्या होता है, ग्राइंड होके वीट नीचे से निकलते जाता है। तो एक्चुअली ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स हम यहाँ पे ऐसे लगाते हैं, तो ये एक्चुअली ऐसे घूम जाता है, ठीक है। तो ये टर्निंग इफेक्ट भी उसी की वजह से हो रहा है। यहाँ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया ये, और ये फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, जिसकी वजह से ये घूमते चला गया। समझ में आई यहाँ तक बात। और एग्जांपल देख लेते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लो किसी नट को, कोई नट है यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरीके से है, मान लो ये नट, और उसके चारों तरफ एक रिंग से तुमने क्या किया, उसको खोलने की कोशिश की, तो ये पॉइंट जो बन जाएगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाएगा, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस बनेगा, ये डिस्टेंस जहाँ पे तुम फोर्स लगाओगे, इस डायरेक्शन में लगाओगे अगर मान लो, तो इस ये जो डिस्टेंस बन जाएगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा किससे, फोर्स से। और ये क्या, ये पॉइंट क्या बनेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जिस पॉइंट से वो घूमेगा वो बनेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। जहाँ पे फोर्स लगा है वो तो तुम्हें पता है, वहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा याद रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से ही टर्निंग इफेक्ट जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आया। तो अगर तुम्हें इसका मोमेंट ऑफ फोर्स का कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या लिखोगे, मोमेंट ऑफ फोर्स का डेफिनेशन पूछे तो तुम लिखोगे द मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट। क्या है मोमेंट ऑफ फोर्स, ये बात समझ में आ गई। मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स जितना अप्लाइड किया गया वो मल्टीप्लाई विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स द पाइवोटेड बॉडी, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। तो ऐसे मोमेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं और समझते हैं। एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। पहले तो ये यूनिट बता देता हूँ, उसका यूनिट क्या होता है, सो दैट की मेजर करने में तुम्हें आसानी हो, समझ में आए कैसे लिखना। ऐसे तो बहुत आसान है, फिर भी बता दीजिए। तो फोर्स मैंने क्या बताया था, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन द पाइवोटेड पॉइंट एंड द फोर्स। ये मोमेंट ऑफ फोर्स है। मान लो एम से मैं दिखा रहा हूँ, एक्चुअली इसको लोग टॉर्क भी बोलते हैं, टॉर्क। खैर वो सिलेबस में भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ, एक ही चीज़ है दोनों। तो इसका ऐसा यूनिट लिखना होगा तो क्या लिखा, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। तो ऐसा यूनिट इक्वल टू क्या हो गया, न्यूटन मीटर, है ना आसान, ठीक है। तो ऐसे ऐसा यूनिट लिखेंगे, तो यानी कि जब हम मेजर करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, मेजर जब करेंगे तो उसका जो यूनिट हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, न्यूटन मीटर में। जैसे किलो मास का यूनिट लिखते हैं ना किलोग्राम में, फोर्स का यूनिट लिखते हैं न्यूटन में, उसी तरह मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट जो हम लिखेंगे न्यूटन मीटर में, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन लेते हैं अभी।
देखो ये क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि मान लो इस तरीके से प्लेस्ड है, ठीक है, और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे है, और जो इंसान उस पर फोर्स लगा रहा है वो 0.6 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से लगा रहा है। तो बताओ कि इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा। ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई। मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने बोल रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया हुआ है, और ये भी बता दिया है कि इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो है 3 न्यूटन। ठीक है, तो बताओ कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा। आसानी से बता सकते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स को एम से लिख दो या म्यू से लिख दो, इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवोटेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑफ द एक्सिस, ऐसे भी डायरेक्ट लिख दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फोर्स था 3 न्यूटन, डिस्टेंस था 0.6 मीटर, मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हो गया, 1.8 न्यूटन मीटर। तो ये होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट। थ्रस्ट एक्चुअली क्या है, ये भी फोर्स ही है। याद रखना, मोमेंट ऑफ फोर्स फोर्स नहीं है, क्योंकि उसका यूनिट तुम देख लो न्यूटन मीटर है, फोर्स का यूनिट हमेशा न्यूटन में आता है। समझ में आ गई बात। थ्रस्ट एक फोर्स है। ये कैसे है, थ्रस्ट एक कैसे फोर्स है। थ्रस्ट एक्चुअली क्या होता है, ये किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाते हैं ना, जब मान लो कोई सरफेस है, किसी सरफेस पे तुम अगर फोर्स लगा रहे हो और वो फोर्स इस पे मान लो सरफेस पे ही परपेंडिकुलर हो, ठीक है, और ये सरफेस जो है वो मूव भी कर सकता है, और पूरा का पूरा ये मान लो स्टेबल है, टेबल पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, एच सच हिलेगा नहीं यहाँ से, और इस पे तुम फोर्स कंटिन्यूस लगा रहे हो टॉप से। तो जो नॉर्मल ये फोर्स जो है ये कितने डिग्री पे लग रहा है, 90 डिग्री पे। तो जो थ्रस्ट है उसका यही डेफिनेशन है कि इफ द फोर्स इज अप्लाइड, if the force is applied perpendicularly, ठीक है, perpendicularly on a surface, ठीक है, तब इस फोर्स को कहेंगे थ्रस्ट। ठीक है, अब देखो ये जो थ्रस्ट होगा वो एक्चुअली में उसके वेट के बराबर होता है। ठीक है, मान लो कैसे, कब होगा वेट के बराबर, जब हम सिर्फ इस पे कोई फोर्स ना लगाएं। जैसे मान लो एक टेबल था, टेबल टॉप, उस पे तुमने क्या किया, ऐसे एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे, फिर भी इस ऑब्जेक्ट के वजह से, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट के मास के वजह से इस पे कोई वेट लग ही रहा है ना, और ये जो वेट एक फोर्स लग रहा है ना, वही फोर्स एक्चुअली थ्रस्ट है, जो कि इस पे परपेंडिकुलरली लग रहा होता है, या वो जो बराबर हो जाता है किसके, वेट के, और उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, थ्रस्ट बोल देते हैं। समझ रहे हो, तो एक्चुअली में थ्रस्ट वही है, जो फोर्स हम परपेंडिकुलर लगा देते हैं ऑब्जेक्ट पे, वही थ्रस्ट है, और वही मास, इसमें कोई मास है और इसी में जो फोर्स जनरेट हो रहा है उसी की वजह से ये वेट भी बोल दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अर्थ पे लग रहा है, तो थ्रस्ट भी बोल दे सकते हैं, फोर्स भी बोल सकते हैं, तीनों एक ही चीज बोल रहे हैं हम यहाँ पे, अगर ये फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है तो मोस्ट ऑफ द एग्जांपल जो हम देखते हैं ना फोर्स का हमेशा, वो एक्चुअली थ्रस्ट ही है। जैसे कि मान लो तुम अगर खड़े हो तो तुम्हारे वहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो भी थ्रस्ट है, और मान लो तुम यदि लेटे हुए हो, ठीक है, तो तुम्हारे पूरे बॉडी पे जो नीचे से या तुम्हारे मास के वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर एक्ट किया, तो जो फोर्स जनरेट हुआ ये तुम्हारे बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है ना, ये एंगल जो है
ब्लू पेन से शायद ज़्यादा क्लियर पता चलेगा। ये है वो जो है ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये जब फोर्स 90 डिग्री लग रहा है किसी सरफेस पे तो वो क्या हो गया, थ्रस्ट हो गया। तो मोस्ट ऑफ द एग्जांपल में जब हम फोर्स देखते हैं ना तो हम एक्चुअली थ्रस्ट फोर्स की बात ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। एक छोटा सा एग्जांपल और बता ही देता हूँ। एक वुडन ब्लॉक है, उस पर मान लो तुमने ऊपर से एक कील है, ठीक है, और एक हैमर ले लिया तुमने और इस पे फोर्स लगा रहे हो। इस हैमर को कील को इसमें ब्लॉक में डालने की कोशिश करो। तो ये जो फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे, फोर्स लग रहा है जो इस ब्लॉक पे वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री जा रहा है किसके, इस सरफेस के कंपेरेटिवली। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो फोर्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो फोर्स एक्चुअली थ्रस्ट है, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया फोर्स क्या होता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, वेट क्या होता है, और टर्निंग इफेक्ट क्या है फोर्स का, कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल देख लिया हमने। और हमने ये भी देख लिया कि फैक्टर क्या है जो कि टर्निंग इफेक्ट को चेंज कर सकता है। ऐसा यूनिट क्या है मोमेंट ऑफ फोर्स का। मोमेंट ऑफ फोर्स पे क्वेश्चन कर लिया छोटा सा, थ्रस्ट के बारे में थोड़ा सा देख लिया, बाकी प्रेशर और उसके टाइप्स के बारे में बाद में देखेंगे। ओके, गुड नाइट।